So the minimum amount of energy required to pull out 1 mole of most loosely held electron from the ground state of gaseous isolated atom is known as ionization energy, first ionization energy या ionization potential. सिमिलरली जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ऑलवेज हीट इज रिक्वायर्ड, और जो उसकी यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल हो सकती है। एक बार इस कहानी को डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूं या किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो जनरली वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली सॉलिड रहा होगा, और अगर सॉलिड मेटल की हम बात कर रहे हैं तो उसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोल रहे हैं सब्लिमेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि सॉलिड स्टेट से हम उसको एटॉमिक फॉर्म में लेके आ रहे हैं, गैसेस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, सो दैट इट चेंजेस टू दिस। ये जो बन गया है इसी को बोलते हैं जिया। जिया व्हाट इज जिया? गैसियस आइसोलेटेड एटम। यहां पर एक कंबाइंड एटम था, कंबाइंड स्टेट में था, मेटलिक फॉर्म में था, उसे हमने जिया में कन्वर्ट किया। अभी जिया से किया के बाद हम बात कर रहे हैं इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो इक्विवेलेंट टू होगी आयोनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां तक सभी को क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा गैसेस आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइन की जाती है। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई? क्योंकि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वन पॉइंट, एंड बहुत सारे कंबाइंड स्टेट में से एटम निकालना विल बी डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग तरह की एनर्जीज और रिक्वायर्ड हो सकती है उसके लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एटम किस तरह से कंबाइन कर रहा है, किन कंडीशंस में कंबाइन कर रहा है। जैसे अगर क्लोरीन की बात करूं तो Cl2 के फॉर्मेट में कंबाइन कर रहा है, सोडियम की बात करूं तो वो सोडियम मेटल के फॉर्मेट में कंबाइन कर रहा है। इसलिए उस कॉम्बिनेशन टेंडेंसी को हटाते हुए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। ये जो मिल गया है इसे बोलते हैं गैसियस आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन, GIMC। व्हाट इज गैसियस आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये भी जान लेते हैं। जब गैसेस आइसोलेटेड एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले थे तो उसे हमने बोला था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर गैसेस आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन में से निकालेंगे तो विल टर्म दैट एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन देख लीजिएगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट 1 मोल ऑफ मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ इस जिया, यानी गैसेस आइसोलेटेड एटम की जगह हमें बोलना है गैसेस आइसोलेटेड मोनोवेलेंट कैटायन, देन इट इज टर्म्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, बट बिफोर दैट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाइए, एनर्जी सप्लाई कीजिए, उसे हम बोल रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये बन जाएगा M2+ गैसियस। इसका नाम रखेंगे हम गैसियस आइसोलेटेड डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट मींस जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हों, जिसमें +2 चार्ज आ रहा हो। क्या हम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं? यस, वेरी ट्रू। इन द सेम वे, एंड व्हाट विल द वे एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। बताइएगा किस तरह से निकलने वाली है, डेफिनेशन क्या बनने वाली है इसकी सीख लेते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की तरह डिफाइन करते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड 1 मोल ऑफ मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ, बस इस जिया की जगह बदल देना है GIDC, गैसियस आइसोलेटेड डाइवेलेंट कैटायन। यू हैव टू राइट दिस सो दैट एक ट्राई पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में मिल जाए। सभी डेफिनेशंस एक ही स्टाइल में याद करनी है। पहले फर्स्ट याद हो गई तो बेसिक समझ में आ जाएगा। देखिए, सॉलिड स्टेट में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन एनर्जी जो निकलेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगी। इसलिए हमें गैसेस आइसोलेटेड से ही निकालनी है। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। इसी में एक और चीज सीख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए बोला। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो कैटायन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन हट चुका है, इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन कम हो चुके हैं। इसलिए माइंड इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, एंड द नोट इज जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा सेकंड से कम होगी, और जो थर्ड होगी वो हमेशा सेकंड से ज्यादा होगी। एंड ऑलवेज ये ऑर्डर इंक्रीजिंग रहेगा एज वी मूव टू द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैटायनिक पार्ट।
ये हमने डिफाइन किया आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेट्स सी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये बहुत क्लियर है, मेनली ये 3 फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, उनके हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड इफेक्टिव के बारे में। हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसमें, जेड इफेक्टिव कैसे इफेक्ट डाल रहा है। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रोटॉन्स कितनी स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को उसमें से हटाना विल बी डिफिकल्ट टास्क अगर स्ट्रांगली हेल्ड कर रखा है न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। एंड ये तो क्लियर ही है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है सिग्मा होता है, अगर वो ज्यादा है, यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वालों को धक्का मार रहे हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का हटना आसान है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से हट रहे हैं, इसका मतलब हमें एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ रही होगी। सो सिग्मा ज्यादा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की ज्यादा कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजियर टास्क। एंड द थर्ड पार्ट इज साइज। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, क्योंकि एक हमें इस साइज में से इलेक्ट्रॉन हटाना है और एक हमें इतने बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन हटाना है। डेफिनेटली न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस पार्ट। दिस इज ओके। तो साइज भी इसको इसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स और हो सकते हैं, उनमें से एक है पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी कि अगर sp-dfp एक ही शेल के दे रखे हैं अपन ने, तो s में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, क्योंकि s is more near to the nucleus, it is more dearer to the nucleus, इलेक्ट्रॉन निकलना will be a मुश्किल टास्क from the s। इसी को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कह देते हैं इसी को हम। एंड एक और कहानी सीखते हैं, एंड दैट वन इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी हम सीख चुके हैं कि अगर हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो उन सिचुएशंस में से, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कंडीशंस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि हाफ फिल्ड फुल फिल्ड स्टेबल होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, इट इज 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप सभी को आता है, प्लेलिस्ट में जाइएगा एटॉमिक्स वाली, एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो शॉर्टकट स्टाइल सिखाई थी उसे जरूर सीखेगा। जो नाइट्रोजन है वो 1s2 2s2 2p3 है, और 2p3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होगा। दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, इट इज हाईली स्टेबल बाय हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहां से आई है हाफ फिल्ड की? इट इज ड्यू टू सिमेट्री। और यहीं पर ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4 आएगा, एंड 2p4 विल बी लाइक दिस। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करता तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी के कारण इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। इसी तरह से अगर हम थर्ड केस और डिस्कस कर लेते हैं, एंड द थर्ड केस इज, मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट द नियॉन फैक्टर, तो 1s2 2s2 2p6 provides the full filled stability, so the removal of electron from full filled need more energy because of its more stability। इसलिए नियॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है, और नाइट्रोजन के लिए ज्यादा होने वाली है, ऑक्सीजन के लिए कम होने वाली है। दो फैक्टर्स साइमल्टेनियसली कंसीडर करने हैं आपको, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भी देखना है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आंसर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अगर एलिमेंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास है तो फिर हम हाफ फिल्ड फुल फिल्ड को भी प्रायोरिटी देते हैं समटाइम्स। यानी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के केस में हमने सीख लिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनमें फुल फिल्ड स्टेबिलिटी होती है। और जानते हैं सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है।
रीजन बीइंग साइज छोटा होता एंड साइमल्टेनियसली उसमें फुलफिल्ड स्टेबिलिटी भी होती है। इस तरह से ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। तो पीरियोडिक ट्रेंड की बात भी फिर से कर लेते हैं यहां पर। एज वी नो लेफ्ट टू राइट हम किन की बातें करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स जो कि 7 नंबर में है। टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं ग्रुप्स की जो टोटल 18 है। ग्रुप्स और पीरियड्स में किस तरह से वेरिएशन होता है ये सीख लेते हैं, कॉमन सेंस से चलेंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर हम सभी को पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, so what will happen? Definitely more energy will be required to remove the electron. That means ionization energy बढ़ जाती है। टॉप टू बॉटम आने पर इन जनरल साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। रिपीट करते हैं, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है एंड टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। ये आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा जनरली, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब हम वेरियस पीरियड्स और ग्रुप्स की बात तो कर चुके हैं, इन जनरल तो बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कौन कौन से ग्रुप में कैसे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, स्पेशली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। स्टार्टिंग विद दी ग्रुप 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा सभी, ग्रुप 1 में आयनाइजेशन एनर्जी एज एक्सपेक्टेड लिथियम की बहुत ज्यादा होती है, पहले से ही पता था हमें ये वाली बात। और ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू विद नो एक्सेप्शन कम होती जा रही है। सेकंड ग्रुप में भी इसी तरह से हो रहा है, 899, 737 एंड धीरे धीरे आने पर डिक्रीज हो रही है। अब अपन बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में इसको यहां पे इमेजिन कर सकते हैं अपन। तो पी ब्लॉक में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर देखिए, सबसे पहले 13 ग्रुप की बात करें, ऊपर से नीचे आने पर घटनी चाहिए थी, यहां पर डिक्रीज भी हो रही है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 यहां पर प्रॉब्लम है, पॉइंट नंबर 2 यहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर जो प्रॉब्लम है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लफड़ा है और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण है। और यहां पर जो चेंज आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप लेंथेनाइट एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो दे रखा है, आप चाहें तो सर्च करके लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दे रखा है। कार्बन फैमिली की बात करते हैं, यानी कि 14th ग्रुप की बात करते हैं। ऊपर से नीचे आने पर देखिए बढ़ रही है वैल्यू, घट रही है वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, एज इट इज घट रही थी। 15th ग्रुप में को भी अगर आप देख रहे हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16th ग्रुप को देखिएगा, यहां पर भी कमी आ रही है विद नो एक्सेप्शन। 17th ग्रुप में भी कमी आ रही है, लेकिन धीरे धीरे कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। और 18th ग्रुप में भी ऊपर से नीचे आने पर कमी आ रही है, एज इट इज, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पी ब्लॉक में वी हैव सीन वन एक्सेप्शन इन 13th ग्रुप, दैट इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एफ ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण। अब देखिएगा 8 बात कर रहे हैं अपन डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर कमी आ रही है, फिर अचानक से बढ़ भी गया है, फिर कमी आ रही है, फिर बढ़ रहा है। तो कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिंक का बहुत ज्यादा होने का आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये फुलफिल्ड स्टेबल है। सो अब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे आने की। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल घटती है, लेकिन यहां पर फिर से लफड़ा देखने को मिल रहा है, यू कैन सी। एंड ये जो भी गड़बड़ हो रही है इस रोज में, यहां पर जो भी गड़बड़ होती है यहां पर, इसको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ही समझाया जाता है। इन सभी का डिटेल डिस्क्रिप्शन
ब्लॉक वाइज पढ़ने पर, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट एक चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, वहां पर हम इसकी स्टडी करते हैं। अभी मैंने एक जस्ट आइडिया दिया है आपको, सो दैट आपको पता रहे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है और टॉप टू बॉटम घट रही है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, उन सबके कॉम्बिनेशन इफेक्ट के बाद हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन का ये एग्जांपल है। अगर हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तरीका है, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इट्स कम आउट टू बी दिस 1s2 2s1, इसका 2p1 होगा, 2p2 होगा, 2p3, 2p4, 2p5 and 2p6. And this is full filled stable, this is half filled stable, and let's see फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं। इस ट्रिक को बोलते हैं स्टार एंड सर्कल ट्रिक। स्टार एंड सर्कल ट्रिक क्या कहता है, जहां कहीं भी आपको हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी दिख रही है तो उसको सर्कल लगा दीजिए, और अगर इलेक्ट्रॉन शेल अलग अलग से निकल रहा है तो स्टार लगा लीजिए। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सेकंड शेल से निकल रहे हैं, इसलिए नो स्टार। और अब आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। जिनको भी गोला लगाया है उन्हें एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है आपको, दैट्स इट। देखिए क्या सिखा रहा हूं ट्रिक। सबसे पहले लिथियम होगा, यस, फिर आएगा बोरोन, फिर आएगा बेरिलियम, क्योंकि ये फुल फील्ड स्टेबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि S1 भी तो हाफ फील्ड है, S1 दो ही है। ये वो स्थिति है कि दो लोग भागे और एक सेकंड आया, सेकंड वाले को कोई नाम नहीं मिलेगा। जब दो ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज थी 1s2 और 2s1, तो हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं मान रहे हैं उसको। लिथियम, बोरोन, बेरिलियम एंड इसके बाद कौन आएगा, कार्बन। लेकिन क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तो ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी फॉर नियॉन। इज इट ओके द ट्रिक? एक और देखते हैं इसी में, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे। वापस से लिखेंगे हम उन सभी एलिमेंट्स को वही एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में, विदाउट फिलिंग एनी क्राइटेरिया। हम सिंपल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नाउ इट्स कम आउट टू बी 1s2 2s1 2s2, दिस विल बी 2p1 2p2 2p3 2p4 एंड 2p5। और रूल वही है, एमजे रूल। क्या सिखाया था, स्टार एंड सर्कल रूल। व्हाट इज दैट, जहां कहीं भी हाफ फिल फुल फिल दिख रहे हैं, मार्क देम एज अ सर्कल। और अगर कहीं शेल चेंज हो गई है तो उसमें लगा देना है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी हां, यहां पर लगेगा एक स्टार, क्योंकि ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर रहा है। ये फुलफिल भी है और शेल भी बदल गई है। पैटर्न फिर से वही होगा, जिन पे भी गोला लगा है वो एक पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा, और जिन पे स्टार लगा है उन्हें छोड़ दीजिए। So we'll start with beryllium, then carbon, boron. This is how we can say. And now comes the nitrogen, fluorine, oxygen, and neon. This is how we can write. And star वाले को सबसे आगे लगा देना है, क्योंकि भाई वो तो है ही स्टार, शेल बदल गई है। अंदर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना will be far difficult with respect to the removal of electron from the second shell. So this will be the second आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे करेंगे, विल राइट अगेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिफोर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिर से वही लिखेंगे जो तरीका सीखा था, बोरोन 2+, कार्बन 2+, नाइट्रोजन 2+, ऑक्सीजन 2+, फ्लोरीन 2+, एंड नियॉन 2+, एंड विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s1 1s2 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 and 2p4। अगेन वही रूल लगाएंगे, एंड द रूल इज गोला लगाइए एंड स्टार लगाइए। अगेन गोला लगाया, इसमें स्टार भी लगा है, इसमें फिर से गोला लगा है, और इसमें सिर्फ गोला लगा है। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, इस बार बता दीजिएगा। विल राइट सबसे पहले दोनों, ये शेल बदल गई है स्टार, इसलिए इनको छोड़ दीजिए, and we'll write answer as boron followed by nitrogen followed by carbon। एक क्वेश्चन आगे किसका नहीं है, बोरोन followed by nitrogen followed by carbon followed by oxygen, neon
एंड फ्लोरीन। अब इन दोनों में से किसको पहले लिखेंगे? लिथियम को पहले लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ 1s1 स्टार वाला है, जबकि बेरिलियम में फुलफिल स्टेबिलिटी भी आ रही है। सो दिस विल बी दी ऑर्डर। और ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए अभी जैसा मैंने आपको पहले एक वीडियो में इससे पहले दिखाई रहा था, इस वीडियो के पहले वाले सेक्शन में, कि हम अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग कहानियां, अलग अलग ग्रुप्स में कहानियां हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस स्टोरी से। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज सर्कल एंड स्टार। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में जब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों पढ़ लिए, इनकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई, याद कर ली, लेकिन इनका यूज क्या है, इनका जेएमएफ क्या है? जेएमएफ यानी कि जीवन में फायदा। दैट मीन्स द एप्लीकेशन पार्ट क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी की बहुत सारी एप्लीकेशन पार्ट हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। तो अब हम बात कर रहे हैं जेएमएफ यानी जीवन में फायदा ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी कहानियां उसमें। फर्स्ट ये है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी जिन भी एलिमेंट्स की बहुत कम होगी वो मेटलिक होंगे, बहुत अच्छे मेटल्स होंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। दैट मींस दे आर मेटल। सिमिलरली जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है जनरली वो नॉन मेटल होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसका एग्जांपल है। सो वी कैन से आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी। सिमिलरली रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से देने की टेंडेंसी। तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होगा। ऑन द अदर हैंड जो सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता होगा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो आसानी से देगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटर होगा। फर्स्ट ए ग्रुप में अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एग्जांपल के लिए, तो सीजियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर गैसेस स्टेट में तो यही होता है जो आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा है। लेकिन पानी में घुलने पर कुछ कहानी में मोड़ आता है जो अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एंड पानी में क्या होता है, एक टर्म और सीखते हैं हम आगे चल के, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर गैसेस स्टेट में बात करें तो सीजियम इज बेटर। इसी तरह से जो 7A ग्रुप के होते हैं यानी कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी को भी इससे समझाया जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को ऐसा पता चला है कि जब भी दो सक्सेसिव मतलब फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, जब भी सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी 11 से कम होती है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और अगर ये वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। व्हाट डज दैट मीन? फर्स्ट केस देख रहे हैं, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसका डिफरेंस 42.7 होता है। इसका मतलब सोडियम प्लस मिलना चाहेगा क्योंकि 42.7 बहुत बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। दैट मींस मैग्नीशियम +2 स्टेट में मिलना चाहेगा +1 के रिस्पेक्ट में। आई रिपीट, अगर डिफरेंस 16 से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, कम चार्ज वाला चीज भी स्टेबल होगी, और अगर ये 11 से कम है तो उस कंडीशन में आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर 11 से कम है डिफरेंस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। एल्युमिनियम इसका बड़ा ही विचित्र सा एग्जांपल है। एल्युमिनियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो 12.8 होता है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए था कि 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, 16 से ज्यादा है तो लोअर है, और दोनों के बीच में हो तो क्या होगा। तो एल्युमिनियम इसको समझा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 12.8 आ रहा है एल्युमिनियम के लिए। तो आप +1 को स्टेबिलिटी देंगे या +2 को, तो आंसर है गैसियस स्टेट में तो +1 को, और अगर लिक्विड या सॉलिड स्टेट है तो +2 ज्यादा होगी 1 और 2 में। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं तो वो फिर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज अगेन लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज अगेन लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब
2 और 3 में 3 एग्जिस्ट करेगा। तो दोबारा सुनिएगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 12.8 है, इसलिए जनरली +1 मिलेगी। लेकिन अगर स्टेट सॉलिड या लिक्विड है तो +2 में जाना तो चाहेगा, लेकिन तुरंत ही वेरी सून उसे चेंज हो जाना पड़ेगा। किसके अंदर? इट विल गो अप टू दी +3 स्टेट।